हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 में एसएसटी पढ़ेंगे और हम यहाँ पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट ए है। समझते हैं चैप्टर को। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक देखने को मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए या नहीं। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व नागरिक सरकार व 2 राज्य सरकारों केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। कहने का मतलब है सबसे पहला जो कार्य है न्यायपालिका का वो है विवादों का निपटारा। अब वो विवाद चाहे नागरिक के बीच हो, चाहे नागरिक सरकार के बीच हो, या फिर 2 राज्य सरकारों के बीच में हो, या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो, हर समस्या का निदान निकालना किसका काम है? न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो वह उस कानून को रद्द कर सकता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जा सकता है। कहने का मतलब है कि न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र के तहत किसी के भी अधिकारों का हनन करने की अनुमति किसी को भी है। तो हमारी न्यायपालिका किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने दे सकती है और उसी को यह न्यायिक समीक्षा कहते हैं। कानून की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, यानी कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं उनका पहले 7 थे, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की बुक में हमने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो एक खेतिहर किसान था। वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों में उनका इलाज नहीं हुआ तो उनके इलाज के लिए, जब वो घायल हो गए थे तब कई अस्पतालों में उनका इलाज करने से मना कर दिया। तो उनकी इस काफ़ी ख़राब हालत हो गई थी और इस पर सुनवाई करके सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था कि अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार को आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वे प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज का विशेष ध्यान दिया जाए। और यह नियम एक बहुत अच्छा नियम था। अगला टॉपिक है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। तो कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कर रहे हैं हम कि एक ताकतवर नेता ने अपने परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया, यानी कि हमारी ज़मीन पर। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले में अदालत में जाते हैं तो क्या न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है? नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण होता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। हम डेली मीडिया में देखते हैं, डेली सुनते हैं ना। लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू जो है वो है शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था। ये हमारे संविधान का बुनियादी पहलू, यानी कि हमारा बुनियादी ढांचा है और उस ढांचे को हम कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल नहीं होता है।
इसीलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। कहने का मतलब है जो शक्तियों का बंटवारा है, हमारे यहाँ 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। शक्तियों को इन तीनों में बांटा गया और कोई किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह बनाए हुए कानून पर नियम रखे, नज़र रखे कि जो कानून बना है उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरा, जो कानून बन गया है जो लागू कर रहा है कहीं वह किसी का शोषण तो नहीं कर रहा है। इन सभी बातों का ध्यान रखने का कार्य जो है वो न्यायपालिका का है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर भी विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। इससे आगे के चैप्टर को अगले वीडियो में पढ़ेंगे और यहाँ तक जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार आप और पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।